हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन ने थामी प्रचार की कमान, घाटशिला में झामुमो के लिए मांगे वोट। पूर्वी सिंहभूम जिला में झामुमो की ऐतिहासिक जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। झामुमो के प्रति लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखा। इस चुनाव प्रचार में गांडे विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। गुरुवार को गंधनिया हाट मैदान में झामुमो की ऐतिहासिक जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। चुनावी मंच पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। इस सभा में मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सविता महतो, पूर्व विधायक सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, दिवंगत विधायक स्व रामदास सोरेन की धर्मपत्नी सूरजमोनी सोरेन और पार्टी प्रत्याशी सोमेश सोरेन सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जन कल्याणकारी योजनाओं ने झारखंड की तस्वीर बदल दी है। स्व रामदास सोरेन एक समर्पित और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, जिनकी विकास की विरासत आज भी जनता के दिलों में जीवित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके पुत्र सोमेश सोरेन उसी मार्ग पर चलते हुए घाटशिला की जनता की सेवा करेंगे। इस सभा को संबोधित करते हुए झामुमो की स्टार प्रचारक सह विधायक कल्पना सोरेन ने मंच पर उपस्थित सभी नेताओं, सुरक्षा कर्मियों और हजारों की संख्या में आए जनसमूह का हृदय से आभार प्रकट किया। कल्पना सोरेन ने महिलाओं की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता देकर उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस सभा में उपस्थित भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है। न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना, आने वाले दिनों में 7 डिग्री पर जा सकता है पारा। नवंबर माह के शुरुआती दिनों में ही सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। उत्तरी हवा की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी का सितम बढ़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक 7 नवंबर से 13 नवंबर वाले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि 14 नवंबर से 20 नवंबर वाले सप्ताह के बीच न्यूनतम तापमान के 7 से 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। जाहिर है कि नवंबर माह में ही कड़ाके की ठंड से सामना होने की संभावना है। रही बात अधिकतम तापमान की, तो मौसम केंद्र के मुताबिक 13 नवंबर तक 24 से 32 डिग्री, जबकि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जाहिर है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो जाएगी। ऐसे में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। सुबह के वक्त कोहरा या धुंध रहेगा, लेकिन बाद में आसमान बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड होमगार्ड कोर ने 737 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती की आधिकारिक सूचना जारी की है। जो उम्मीदवार झारखंड में होमगार्ड के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, वे जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी दी जाएगी। ग्रामीण होमगार्ड पदों के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 7 पास होना आवश्यक है, जबकि शहरी होमगार्ड पदों के लिए कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है। सामान्य और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई सीमा 162 सेंटीमीटर है, जबकि एससी और एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए यह 157 सेंटीमीटर है। सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उम्मीदवारों को तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से उनके 7वीं या 10वीं कक्षा के स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को 100 में से 30 अंक प्राप्त करने होंगे। सफल उम्मीदवारों को तकनीकी दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। होमगार्ड पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, recruitment.jharkhand.gov.in। फिर वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवश्यक जानकारी को ध्यान से भरें। आवश्यक दस्तावेजों, हस्ताक्षर और फोटो की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। अब आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें। झारखंड में सहायक शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि की खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद
झारखंड के सहायक शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण समाचार मिला है। राज्य सरकार ने उनके मासिक वेतन में 4% की वृद्धि को मंजूरी देती है। इस निर्णय का लाभ राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 1500 से 2000 सहायक शिक्षकों को मिलेगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिस पर शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के हस्ताक्षर हैं। इस वेतन वृद्धि के साथ शिक्षकों को 2023 से लंबे तहरीर भी मिलेगा, जो काफी समय से रुका हुआ था। ग्रामीण पारा शिक्षकों के लिए यह वेतन वृद्धि 2023 से लागू हो चुकी थी। हालांकि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में देरी के कारण सहायक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल सका। चुनाव न होने के कारण नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे क्षेत्रों में समितियों का गठन नहीं हो सका। इन समितियों के बिना सरकार वेतन वृद्धि को आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दे सकती थी। इस समस्या के समाधान के लिए परियोजना निदेशक ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया और एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद यह फाइल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास अंतिम अनुमोदन के लिए गई। अनुमोदन मिलने के बाद विभाग ने कुछ शर्तों के साथ आदेश जारी किया। यह 4% वेतन वृद्धि नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पैरा शिक्षकों पर लागू होगी। वेतन वृद्धि से पहले जिला आयुक्त यानी डीसी की अध्यक्षता वाली जिला कार्यकारी समिति को प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी। शहरी चुनाव के बाद वृद्धि की पुष्टि के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन दिया जाएगा। शहरी पैरा शिक्षक लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस निर्णय से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके काम के प्रति उत्साह और मनोबल भी बढ़ेगा। शिक्षकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे बेहद जरूरी और सराहनीय कदम बताया है। हजारीबाग जेल से सस्पेंड दिनेश वर्मा को बनाया गया बिरसा मुंडा कारा का नया सहायक जेलर। झारखंड के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में सहायक जेलर के पद पर नियुक्ति की गई है। हाल ही में जेल के अंदर से एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद सहायक जेलर देवनाथ राम के निलंबन के बाद अब दिनेश कुमार वर्मा को बिरसा मुंडा जेल का नया सहायक जेलर बनाया गया है। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनेश वर्मा को मात्र 1 माह पहले ही हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारा में लापरवाही और जेल की गोपनीयता भंग करने के गंभीर आरोप में निलंबित किया गया था। गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिनेश कुमार वर्मा, जो कि निलंबित सहायक कारापाल थे, उन्हें कार्यहित में तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में सहायक कारापाल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके विरुद्ध पहले से संचालित विभागीय कार्यवाही के नतीजे पर इस नए पोस्टिंग आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उन पर लगे आरोपों की जांच जारी रहेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने रांची के बिरसा मुंडा जेल से एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद बीते बुधवार को तत्कालीन सहायक जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। वीडियो में झारखंड के सबसे बड़े जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भलोटिया कथित तौर पर डांस करते नजर आ रहे थे। राज्य स्थापना दिवस की तैयारी तेज, मोराभादी में होगा भव्य कार्यक्रम। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी अब जोरों पर है। रांची जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 15 और 16 नवंबर को मोराबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड की संस्कृति, कला और परंपरा की झलक दिखेगी। इसको लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे कार्यक्रम की तैयारियों को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करें ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने मंच, पंडाल, बिजली, पानी, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन जैसे सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि यह मौका झारखंड की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को दिखाने का है, इसलिए हर व्यवस्था में झारखंड की पहचान झलकनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोग और अतिथि शामिल होंगे, इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें और तैयारियों की लगातार समीक्षा करते रहें। तदाशा मिश्रा बनी झारखंड पुलिस की नई डीजीपी। झारखंड कैडर के 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा गुरुवार की रात जारी कर दी गई है। तदाशा मिश्रा वर्तमान में झारखंड पुलिस के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले सरकार ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। अनुराग गुप्ता ने 2 दिन पहले अपना इस्तीफा दिया था। तदाशा मिश्रा को हाल ही में रेल एडीजी के पद से स्थानांतरित कर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड पुलिस में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वो दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगी। वो पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जिनमें झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप की एडीजी और रेल एडीजी जैसे पद शामिल हैं।
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पीए का सरकारी आवास खाली कराया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के निजी सहायक पीए का सरकारी आवास रांची जिला प्रशासन ने गुरुवार को बलपूर्वक खाली करा लिया। यह कार्रवाई कांके रोड स्थित सीएम सचिवालय के सामने वाली गली में की गई। जानकारी के मुताबिक यह आवास भवन निर्माण विभाग से संबंधित था और इसे किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जा चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री के पीए लंबे समय से इस सरकारी आवास में रह रहे थे और इसे खाली नहीं कर रहे थे, जिसके कारण नए आवंटित को परेशानी हो रही थी। इस आवास को खाली कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पहले रोक लगाई गई थी। यह रोक गुरुवार को हटा दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। हाईकोर्ट से रोक हटते ही रांची जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल की उपस्थिति में आवास को खाली कराया गया। घाटशिला उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होगी महिला वोटर, बीजेपी ने किया जीत का दावा। घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगी। दरअसल 11 नवंबर को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए महिला वोटरों में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उत्साह चरम पर है। यही वजह है कि हर दल इस उपचुनाव में महिलाओं को रिझाने के प्रयास में है। यदि पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाई जाए तो इस घाटशिला सीट पर 75.83% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यहां कुल 2,50,295 वोटर मतदान के लिए पंजीकृत थे। इनमें 1,22,974 पुरुष, 1,27,319 महिला और 3 थर्ड जेंडर वोटर थे। इनमें से 1,89,794 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अनुसूचित जनजाति बहुल इस सीट पर मतदान करने वालों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का उत्साह चरम पर था। घाटशिला उपचुनाव में महिला वोटर की संख्या अधिक होने के कारण सभी राजनीतिक दल महिलाओं को रिझाने में लगे हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले चुनाव के समय मैया सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को आकर्षित किया था और बाद में बड़ी संख्या में उन महिलाओं का नाम उससे हटाया गया, इसका लाभ बीजेपी को इस उपचुनाव में मिल सकता है। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बताने में जुटी है। गुमला की अपहरित 2 नाबालिग छात्राएं दिल्ली से बरामद, आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले में गुमला पुलिस ने समस्तीपुर बिहार के चकमैसी मदनपुर निवासी विकास सिंह को दिल्ली के करोलबाग इलाके के टोड़ापुर 10 घरा से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। इसकी पुष्टि गुमला एसपी हारिश बिन जमान ने की है। गिरफ्तार युवक विकास सिंह के खिलाफ अपहरण और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। एसपी हारिश बिन जमान ने बताया कि गुमला से 2 नाबालिग छात्र के गायब होने के मामले में उनके परिजनों ने अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए गुमला थाने में शिकायत की थी। आवेदन मिलने के बाद गुमला थाने में 13 अक्टूबर को बीएनएस की धारा 96 के तहत कांड संख्या 336 दर्ज किया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक गौतम वर्मा, महिला आरक्षी सुचिता डुंगडुंग और परवेज अंसारी ने अनुसंधान शुरू किया। इनपुट मिलने के बाद पुलिस टीम दिल्ली के करोलबाग स्थित टोड़ा पर 10 घरा पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपहरित दोनों नाबालिग छात्रों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया गया। रांची बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो में बैठे। ऑटो में 2 लड़की पहले से बैठी हुई थी। दोनों को दिल्ली चलने की बात कही गई तो दोनों तैयार हो गई। दोनों लड़कियों को अशोक के घर में उसकी पत्नी के साथ रखा गया, लेकिन अशोक ने दोनों लड़कियों को 20 से 30 हजार रुपए का प्रलोभन देकर काम बताया, लेकिन दोनों लड़कियों को काम अच्छा नहीं लगा। इसके बाद दोनों लड़कियों को विकास अपने साथ ले गया। बैचलर को कमरा ना मिलने के कारण विकास ने एक नाबालिग लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया और पति पत्नी बनकर एक कमरा लिया और सभी उसी में रहने लगे। बहरागोड़ा में चक्रवाती बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसानों के सपने टूटे। बहरागोड़ा प्रखंड के किसानों को इस साल दोहरी मार झेलनी पड़ी है। पहले मोन्था चक्रवात के चलते हुई बेमौसम बारिश ने धान की फसल को प्रभावित किया। तेज हवा व बारिश से धान की बालियां खेतों में ही झुक गईं और गिरकर फसल सड़ने लगी। अब रही सही फसल अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर झुलसने लगी है। धान कटाई से पहले ही किसानों की साल भर की मेहनत व कमाई पर पानी फिर गया है। किसान राम नारायण पाल, रंजीत दास, प्रबीर महतो व सत्यनारायण सिंह ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार अच्छी धूप और समय पर सिंचाई के कारण इस बार धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में आई चक्रवात, तूफान और जल जमाव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब खेतों से जो भी धान की पैदावार निकलेगी उसे बाजार में औने पौने दाम पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि धान की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। अच्छी उपज और बेहतर दाम का सपना देखने वाले बहरागोड़ा प्रखंड के किसान अब सरकार से तत्काल मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकारी मदद से ही धान की फसल में हुए भारी नुकसान की कुछ भरपाई हो सकेगी और वे किसी तरह परिवार चला पाएंगे। धनबाद के गोविंदपुर में लॉटरी गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार।
धनबाद पुलिस ने अवैध लॉटरी टिकटों का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुरुवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में छापेमारी कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद शाहिद, शाहरुख खान, अकबर अली, कैसर अंसारी और मोहम्मद जानू शामिल हैं। ये सभी देवघर जिले के रहने वाले हैं। ये जानकारी डीएसपी 1 शंकर कामती ने प्रेस वार्ता में दी। डीएसपी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी में पुलिस ने मौके से करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जाली लॉटरी टिकट, 11,650 पार्सल प्लास्टिक पैक टिकट, 2 लैपटॉप, 3 प्रिंटर, कई मोबाइल फोन, 2 स्टेपलर मशीन और एक बाइक जब्त की है। जांच में ये बात सामने आई कि गिरफ्तार आरोपी बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी टिकटों की छपाई, पैकिंग और सप्लाई का काम करते हैं। ये नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में सक्रिय है और टिकटों की सप्लाई विभिन्न एजेंटों के माध्यम से की जाती है। छापेमारी के दौरान पुलिस को कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं, जिनसे गिरोह के अन्य सदस्यों और वितरण नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। जल्द ही गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों तक पहुंचने की दिशा में कार्रवाई तेज की जाएगी। रांची नगर निगम ने स्वच्छ रांची के लिए रेस्टोरेंट व होटल संचालकों के साथ बैठक। रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में आज अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में अपर प्रशासक ने कहा कि स्वच्छ रांची का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सभी होटल और रेस्टोरेंट अपने स्तर पर गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने कूड़ा उठाने से लेकर उसके निस्तारण और प्रोसेसिंग तक की पूरी व्यवस्था एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाई है। उन्होंने बताया कि निगम की एजेंसी मेसर स्वच्छता कॉर्पोरेशन घरों, भवनों, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों से गीला सूखा कूड़ा अलग अलग उठाती है। एकत्रित गीला कूड़ा झीरी स्थित गेल के सीबीजी प्लांट में भेजा जाता है, जहां से बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाती है। अपर प्रशासक ने सभी संचालकों से अपील की कि वे निगम की टीम का सहयोग करें और कूड़ा देते समय गीला सूखा अलग रखें। अपने प्रतिष्ठानों में 2 अलग अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी प्रतिष्ठान से मिक्स कूड़ा दिया गया तो उस पर पेनल्टी के साथ ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बैठक में मौजूद रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की और कहा कि वे स्रोत पर कूड़ा अलग करने की व्यवस्था पूरी तरह लागू करेंगे। बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, राहुल यादव, जोनल सुपरवाइजर, पीएमसी प्रतिनिधि और अन्य निगम अधिकारी उपस्थित थे। रामगढ़ में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जलापूर्ति, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों व विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में सड़क और जलापूर्ति योजनाएं सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को उठाया। डीसी ने जिले की सभी पंचायतों में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएमएफटी की प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित योजनाओं को न्यास परिषद से अनुमोदित कराने के लिए रखा गया। बैठक में डीडीसी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी, थैलीसीमिया मरीज को भी नहीं मिल रहा खून। हजारीबाग जिला के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, जिससे वहां भर्ती मरीज के परिजन ब्लड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने ब्लड को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत ब्लड बैंक अब खून के बदले खून नहीं ले सकेंगे। अगर किसी भी जरूरतमंद शख्स को खून की जरूरत पड़ती है तो उसे खून के बदले खून लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस नियम की वजह से हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है और मरीजों के परिजन इसे लेकर काफी परेशान हैं। आलम यह है कि कई मरीज पिछले 2 दिनों से ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक में कुछ ही यूनिट ब्लड बचा हुआ है। वहीं मरीज के परिजनों का कहना है कि ब्लड बैंक में खून नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से ब्लड बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रक्त नहीं मिल पा रहा है। हजारीबाग के अलावा निजी नर्सिंग होम में भी ब्लड बैंक है, लेकिन वहां भी ब्लड की कमी हो गई है। कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से ब्लड मिल पा रहा है, जबकि 2 महिलाएं सुबह से ब्लड बैंक के पास बैठी हैं क्योंकि उनके बच्चे थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। उन्हें भी बच्चे के लिए रक्त नहीं मिल पाया है। दरअसल सरकार ने नियम बना दिया है, लेकिन इस नियम के कारण रक्त लेने के लिए लोग बिना खून देने वालों के ही पहुंच रहे हैं, जिस कारण ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है। इधर ब्लड बैंक के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है कि वह भी कैसे ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति करें। रांची में वाहन के साथ मारपीट और धान काटने को लेकर 10 आरोपियों पर केस दर्ज।
बुढ़मू थाना क्षेत्र के बड़का साड़म गांव में पाहन के साथ मारपीट और धान काटकर ले जाने के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुभाष खलखो पिता बंधु उरांव, आशीष उरांव पिता मंगरा उरांव, प्रमोद उरांव पिता मुन्ना उरांव, देवनाथ टाना भगत पिता रामकिशुन टाना भगत, सनीचरवा उरांव पिता स्वसोमा उरांव, विश्वनाथ उरांव पिता लीटू उरांव, सुनील उरांव पिता ठूपा उरांव, चुमनू उरांव पिता रामजीत उरांव, विश्वनाथ उरांव पिता स्वबिगा उरांव समेत अज्ञात लोगों पर केस किया गया है। यह घटना 27 अक्टूबर की है, जब आरोपियों ने पाहन के खेत में घुसकर धान काट लिया और विरोध करने पर उनके परिवार के साथ बर्बरता मारपीट की गई थी। 10 दिन बीत जाने के बाद भी बुढ़मू पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। थाना प्रभारी नवीन शर्मा ने कहा कि 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पूरे प्रकरण की तह तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह विवाद नया नहीं है। वर्ष 2024 में भी पाहन के खेत में आग लगाने की घटना सामने आई थी। अब आरोप है कि पढ़ा सरकार भरत युवा संगठन से जुड़े कुछ लोग गांव के आपसी मामले को सुलझाने के बजाय बाहरी लोगों को बुलाकर पाहन परिवार के खेत से धान कटवाकर ले जाने की साजिश में शामिल हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें रस्सी से बांधकर बर्बरता पूर्वक पीटा ताकि वे भयभीत होकर जमीन छोड़ दें। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह विवाद सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की पारंपरिक पाहन व्यवस्था और बाहरी हस्तक्षेप के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम है। 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे, सिमडेगा समेत 500 जिलों में होगा जश्न। आज यानी 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। 7 नवंबर 1925 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बने भारतीय हॉकी संघ इंडियन हॉकी फेडरेशन ने देश में खेलों की नई पहचान बनाई थी। इस ऐतिहासिक मौके पर हॉकी इंडिया के आह्वान पर देश भर में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। आज पूरे देश के 500 जिलों में 1000 हॉकी मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले में भी महिला और पुरुष वर्ग का विशेष हॉकी मैच खेला जाएगा। ये आयोजन एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में होगा। सिमडेगा ने देश को अब तक आधा सैकड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें स्वर्गीय माइकल किंडो, सिल्वानुस डुंगडुंग और सलीमा टेटे जैसे ओलंपियन शामिल हैं। भारतीय हॉकी संघ का गठन 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर के मोती महल में हुआ था। देश के अलग अलग प्रांतों में चल रही हॉकी संस्थाओं को एक मंच पर लाकर कर्नल ब्रूस टर्नबुल को पहला अध्यक्ष चुना गया। 1926 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर 21 मैच खेले, जिनमें से 18 में जीत दर्ज की। इसी दौरे में मेजर ध्यानचंद का जादू पहली बार दुनिया ने देखा। झारखंड चैम्बर की 4 उप समितियों की महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न, लिए गए निर्णय। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 4 उप समितियों डेटा अपग्रेडेशन एंड आईटी, पत्रिका, आयुष स्वास्थ्य और लैंड रिफॉर्म्स उप समिति की बैठकें आज संपन्न हुईं। बैठकों में संगठन के डिजिटलीकरण, सदस्यता अद्यतन, स्वास्थ्य जागरूकता और भूमि सुधार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और ठोस निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे सदस्यता रिकॉर्ड जिनमें प्रतिनिधि का फोटो और संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है, उन्हें शीघ्र अद्यतन किया जाएगा। उप समिति के चेयरमैन राजीव सहाय ने बताया कि चैम्बर की वेबसाइट अगले 10 दिनों में अपडेट कर दी जाएगी और FJCCI कनेक्ट मोबाइल ऐप में भी संशोधन कर उसे पुनः सक्रिय किया जाएगा। उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा प्रबंधन संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इससे सदस्यता प्रबंधन में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। आयुष स्वास्थ्य उप समिति की बैठक में राज्य में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक अभियान चलाने पर जोर दिया गया। चेयरमैन रमाशंकर बागड़िया ने बताया कि इस दिशा में पहला प्रशिक्षण शिविर 23 नवंबर को रांची में आयोजित किया जाएगा। प्रवीण लोहिया ने कहा कि जिला चैम्बरों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक्यूप्रेशर के महत्व पर राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 7,258 स्कूलों के शिक्षकों को FLN रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। झारखंड के 7,258 स्कूलों के शिक्षकों ने अब तक फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को 3 दिनों का अंतिम समय दिया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक 3 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इन स्कूलों के रजिस्ट्रेशन न होने के कारण संबंधित शिक्षक FLN चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिससे वे अन्य स्कूलों के शिक्षकों की अपेक्षा पिछड़ रहे हैं। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित स्कूलों और उनके शिक्षकों को इसमें अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराएं।
शिक्षकों को किया जा रहा प्रशिक्षित। FLN कार्यक्रम के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद शिक्षक स्कूलों में बच्चों को उसी आधार पर पठन पाठन करेंगे। शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए ऑनलाइन मेगा क्विज में भाग लेने का भी निर्देश दिया गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड को झामुमो भाजपा ने बनाया गरीब। घाटशिला उपचुनावी मैदान में झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में गुरुवार को प्रचार अभियान चलाया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि भाजपा और झामुमो दोनों साथ मिलकर झारखंड को बर्बाद किया है। जयराम ने कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण धनी राज्य को गरीब बनाया है, इसलिए भाजपा और झामुमो को घाटशिला उपचुनाव में वोट मांगने का अधिकार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और झामुमो को जनता ने नकार दिया है, इसलिए धनबल के ताकत से जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने घाटशिला के लोगों से JLKM प्रत्याशी रामदास मुर्मू को जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता जनबल के सहयोग से धनबल को हराएंगे। झारखंड के नेताओं का जनता से डर खत्म हो गया है। लोकतंत्र में नेताओं का जनता से डर होना आवश्यक है। घाटशिला की जनता जब भाजपा झामुमो को वोट नहीं देगी, तभी ऐसे दलों के नेताओं को जनता से डर होगा। मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ घाटशिला प्रखंड के जगन्नाथपुर, हैंडल जुड़ी, आमडांगा, धमकबेड़ा, कालाझोर सहित कई गांवों का दौरा कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अस्पतालों में मरीजों की भर्ती से लेकर छुट्टी देने का तय होगा प्रोटोकॉल। मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए लागू हुआ निर्णय। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती से लेकर उसे छुट्टी देने या दूसरे अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर करने का प्रोटोकॉल तय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर झारखंड सरकार ने ICU तथा CCU में मेडिकल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को होटल BNR में आयोजित ICU CCU में मेडिकल मैनेजमेंट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में इस SOP के ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उस पर विशेषज्ञों, सिविल सर्जनों तथा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव लिए गए। राज्य सरकार को 18 नवंबर तक SOP को अंतिम रूप देकर सौंपना है। क्षेत्रीय सम्मेलन में बताया गया कि शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को SOP तैयार करने का आदेश दिया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव सह झारखंड आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा कि झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में यह ठोस पहल है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल सिर्फ रेफरल सेंटर नहीं रहेंगे, बल्कि गंभीर मरीजों को स्थिर करने और प्राथमिक उपचार देने में सक्षम बनेंगे। इससे रिम्स सहित मेडिकल कॉलेजों पर लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे हर मरीज को समय पर जीवन रक्षक चिकित्सा मिल सके। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि हर जिला अस्पताल में सशक्त ICU और क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित हों। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में संसाधनों की कमी नहीं है, जरूरत है प्रबंधन और उपयोग की दक्षता बढ़ाने की। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी मरीज सुविधा या वेंटिलेटर की कमी से अपनी जान न गंवाए। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि एक समान ICU और डिस्चार्ज प्रोटोकॉल बनाना जरूरी है ताकि हर अस्पताल में मरीजों की देखभाल का एक मानक तय हो सके। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही ICU की सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार सभी जिला अस्पतालों में इसे विस्तारित करने की दिशा में कार्यरत है। धनबाद के SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म, मरीज परेशान। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया है। अस्पताल में गुरुवार से एक भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कुत्ता के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को धनबाद सदर अस्पताल भेजने को मजबूर है, जहां फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध है। अस्पताल के ARV केंद्र के इंचार्ज रवि राज ने बताया कि गुरुवार को वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया। जो थोड़ी बहुत वैक्सीन बची थी उसे गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर दे दिया गया, बाकी मरीजों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि SNMMCH में हर दिन औसतन 50 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने आते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल अधीक्षक ने वैक्सीन की आपूर्ति के लिए अनुमति दे दी है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में नया स्टॉक अस्पताल पहुंच जाएगा। वैक्सीन नहीं मिलने से मरीजों में नाराजगी देखी जा रही है। अशोक कुमार ने बताया कि वे अपनी पत्नी को
वैक्सीन की दूसरी डोज दिलाने के लिए अस्पताल आए थे। यहां आने के बाद पता चला कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इसके चलते अब इलाज के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। अगर समय पर इंजेक्शन नहीं मिला तो खतरा और बढ़ सकता है। फिलहाल SNMMCH से रेफर किए जा रहे मरीजों को सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना देर किए सदर अस्पताल जाकर टीका लगवाएं, क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और जानवर के काटने के तुरंत बाद वैक्सीन लगाना अत्यंत जरूरी होता है। पाकुड़ में शिवम फ्यूल सेंटर का औचक निरीक्षण, माप और गुणवत्ता सही पाई गई। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पाकुड़ शशि संगीता बाड़ा द्वारा पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत शिवम फ्यूल सेंटर प्रोफेसर अशोक कुमार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर उपलब्ध उच्च गति डीजल HSD की मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मानकों की जांच की गई। निरीक्षण के क्रम में 5 लीटर के चेक मेजर से बारी बारी से सभी डिस्पेंसिंग पंप के नोजल की जांच की गई, जिसमें आपूर्ति सही पाई गई। गणितीय गणना द्वारा की गई घनत्व जांच में पाया गया कि पेट्रोल का मानक घनत्व 0.738 किलोग्राम प्रति लीटर तथा डीजल HSD का मानक घनत्व 0.816 किलोग्राम प्रति लीटर के अनुरूप है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। निरीक्षक शशि संगीता बाड़ा ने बताया कि इस प्रकार के औचक निरीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही माप और गुणवत्तापूर्ण ईंधन उपलब्ध कराना तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा, 25 साल के झारखंड में जनता ठगी गई। घाटशिला से शुरू होगा भाजपा झामुमो का पतन। घाटशिला उपचुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी के अस्तित्व की अग्नि परीक्षा बन गया है। इस उपचुनाव में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों नेता घाटशिला में डेरा डाले हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों में प्रभारी, सह प्रभारी, पर्यवेक्षक एवं स्टार प्रचारकों की टीम गठित कर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सुबह से देर रात तक विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान तूफानी रफ्तार से जारी है। कार्यकर्ता मतदाताओं से JLKM प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज देवेंद्रनाथ महतो ने सिदेसल, चित्रों, रुवासल, डोभा, सोनाखून, मौदासोली, अमयनगर, बूढ़ाघाट सहित कई अन्य गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 25 साल के झारखंड में भाजपा गठबंधन और झामुमो गठबंधन दोनों को सत्ता चलाने का मौका मिला, लेकिन दोनों ही दलों ने झारखंड की जनता को धोखा दिया। स्थानीय नीति और नियोजन नीति अब तक लागू नहीं हुई है। JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं में परीक्षा कैलेंडर नहीं बन पाता। वहीं खनिज संपदा का अवैध दोहन जारी है। इसके लिए भाजपा और झामुमो दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की लूट नीति के कारण झारखंड के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। अब झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनता जागरूक हो चुकी है और घाटशिला उपचुनाव में भाजपा झामुमो गठबंधन को नकार चुकी है। घाटशिला से ही इन दोनों पार्टियों के पतन की शुरुआत होगी। रांची में 7 नवंबर से झारखंड पेडिकॉन का होगा आयोजन। जुटेंगे 300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP रांची द्वारा 3 दिवसीय 24वां झारखंड पेडिकॉन 2025 का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 तक विनायका इको रिसॉर्ट मतकामा और मांझी रांची में किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से लगभग 300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। गुरुवार को IMA भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में IAP के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार बालपन ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का थीम टिनी लाइफ बिग चैलेंजेस है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य शिशु चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम शोध, अनुभव और विकास को साझा करना है ताकि बच्चों के बेहतर उपचार में सहायता मिल सके। IAP के अध्यक्ष डॉक्टर PK गुप्ता ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में बच्चों के विस्तारित पोषण, आनुवांशिक रोग, गुर्दे, हृदय, लीवर, पीलिया, मोटापा, चर्म रोग, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों और बच्चों के विकास से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी। देश भर से आए डॉक्टर अपने अनुभव और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी साझा करेंगे, जिससे बच्चों के उपचार में नई दिशा मिलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।